हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ओपिनियन वाले पेज में से इंडियाज रिफ्यूजल टू अपहोल्ड अ ग्लोबल गिग वर्क लॉ। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल्स में से हम देखेंगे अच्छी अच्छी वोकैबलरी, उसके सिनोनिम्स भी हम साथ साथ में देखेंगे। हिंदी में भी आपको मतलब बताते हैं, लाइन टू लाइन हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, इस टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉट ओनली आपको ये अपडेट रहने में हेल्पफुल रहते हैं, बट आपकी जो रीडिंग स्किल्स होती हैं वो बढ़ती हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में ईजी हो जाता है क्योंकि हम इसमें लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। तो जब आप इसमें 2-3 महीने लगा देते हो, अगर आप कंटिन्यूसली ऐसी वीडियोस देखते हो 2-3 महीने, तो आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे वोकैबुलरी, ठीक है, जिससे कि आगे जब हम आर्टिकल पढ़े तो आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आए। तो सबसे पहले है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक फॉर्मल अग्रीमेंट और ट्रीटी। अब इसका एक लीगल तौर पे तो ये मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय समझौता, और दूसरा इसका मतलब होता है एक परंपरा, एक ट्रेडिशन। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग हो गए, एक और दो। ठीक है, एक तरह का सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं, अ फॉर्मल अग्रीमेंट और ट्रीटी। बाइंडिंग क्या है? एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है? एक कंपल्सरी काम। ठीक है, कानूनी तौर पे जो लॉज के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वहां से ये वर्ड आया है बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब वो भी होता है जब आप बुक को जो बाइंड करते हैं, है ना, उसको भी हम बाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो काम लीगली और ऑफिशियली एनफोर्सिएबल, मतलब जिसको जो कि अनिवार्य है, जिसको लागू करना चाहिए, उसको हम बाइंडिंग बोलते हैं। सिनोनिम है कंपलसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी। ठीक है, जिसको होना ही चाहिए। लॉपसाइडेड मतलब होता है अनइवन। ठीक है, एडजेक्टिव है हैविली वन साइडेड, यानी कि अनइवन, जो कि असमान हो, असमान नहीं, असमान हो। ठीक है, असिमेट्रिकल होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, अनइवन होता है, अनबैलेंस्ड होता है। ठीक है, या तो एक तरफ को झुका होता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज को आप अवॉइड कर रहे हो, इवेड कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज को नकार रहे हो, आप उसमें प्रतिभागिता नहीं ले रहे हो। ठीक है, टू डेलिबरेटली वर्ब है, आप किसी चीज को जानबूझ के उस पर प्रतिभागिता नहीं ले रहे हो, जानबूझ के आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एब्सटेन। ठीक है, तो जैसे कि टू डेलिबरेटली चूज नॉट टू डू समथिंग, कोई चीज आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। ठीक है, स्पेशली कहां पे ज्यादा ये वर्ड स्पेशली कहां से जुड़ा हुआ है? जहां पे आपकी वोटिंग वगैरह होती है, कानूनी जो तौर तरीके होते हैं उन पे, वहां पे ले आप एब्सटेन यूज करते हो। इसका सिनोनिम्स है रिफ्रेन कर देना किसी चीज को, ठीक है, नकार देना, अवॉइड कर देना, ठीक है, विदहोल्ड कर देना, डिक्लाइन कर देना, रिफ्यूज कर देना। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? जिसमें कि आप एक वैधानिक तौर तरीके, जिसको हम बोलते हैं, तो कानूनी जो आपके वो होते हैं, लॉज होते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड, परमिटेड और स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो वाली चीजें जो कि वो वाले नियम जो कि कानूनी तौर पे होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि लीगल होना, इसके सिनोनिम्स है लीगल, लॉफुल और मैंडेटरी, जो कि होना ही चाहिए। ओपेक मतलब होता है अनक्लियर, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो कि समझ से बाहर है, अपारदर्शी है। ठीक है, अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है, बिल्कुल मतलब साफ नहीं है, अनक्लियर, वैग है। ठीक है, उटोपियन किसको बोलते हैं? आइडियोलॉज, मतलब जो कि एक आदर्श चीज होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आइडियलिस्टिक, परफेक्ट, क्विंटेसेंशियल भी हम इसको बोलते हैं। एक वैसी सोसाइटी, उटोपियन तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका उटोपिया क्या होता है? उटोपिया एक वर्ड होता है जो कि क्या होता है? नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? एक ऐसा देश या फिर एक ऐसा इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो कि आप इमेजिन कर रहे हो और ऐसा वर्ड होता ही नहीं है सच में। ठीक है, वो क्या होता है? क्विंटेसेंशियल होता है, जो कि इम्पैकेबल होता है, जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उटोपियन। एक्सीलेंट। लेजिस्लेट क्या होता है? लेजिस्लेट वर्ब है, एक लेजिस्लेशन क्या है इसकी? ये हो गया इसका नाउन। ठीक है, नाउन हो गया इसका लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेट मतलब होता है कानून बनाना। ठीक है, लेजिस्लेट मतलब होता है कानून बनाना, टू मेक और पास अ लॉ थ्रू एन ऑफिशियल लेजिस्लेचर प्रोसेस। कानूनी तौर तरीकों से एक लॉ बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेट, जिसको हम बोलते हैं जायज। ठीक है, कानून बनाना। रेटिफाई का क्या मतलब होता है? रेटिफाई मतलब होता है वैलिडेट करना, ऑथोराइज करना, किसी चीज को मंजूरी दे देना, सपोर्ट करना। ठीक है,
अनुमोदन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऑफिशियली अप्रूव और कंफर्म किसी चीज को करना, हम उसको क्या बोलते हैं, रेटिफाई। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी चीज को समर्थन देना, वैलिडेट करना, आप उसको बैक कर रहे हो, यानी कि आप उसको समर्थन दे रहे हो, अपना सहारा दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, किसी चीज को एडवोकेट करना, ठीक है, किसी चीज का वो लेना, पक्ष लेना। एंड कंफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है, द एक्ट ऑफ बिहेविंग। कंफॉर्मिटी का मतलब होता है कि कोई एक सेट ऑफ रूल्स आपके आगे रख दिए, कोई कानून आपके आगे रख दिए और आप उनको अनुपालन कर रहे हो, आप उनका पालन कर रहे हो पूरी तरह से, ठीक है। द एक्ट ऑफ बिहेविंग, वो वाला एक्ट, वो वाला काम जो आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, जैसा कि उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक होता है कॉन्फॉर्मिटी जो हमने अभी देखा, ठीक है, ये काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और एक होता है कंफर्म। तो कंफर्म मतलब तो क्या होता है, पुष्टि करना, ठीक है, आप ये कंफर्म कर रहे हो हाँ कि ऐसा होगा। कन्फॉर्मिटी मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, आप उसको पालन कर रहे हो, ठीक है, आप उसको ओबे कर रहे हो, आप उससे अग्री हो, ठीक है, कॉम्प्लाइंस हो, नाउन है ये वर्ड। कंकरेंट मतलब होता है कि प्रेजेंटली, ठीक है, एट द सेम टाइम होने वाला, जो कि एक ही टाइम पे होता है, ठीक है। साइमल्टेनियस, पैरेलल, को एग्जिस्टिंग। तो ये क्या है, इस आर्टिकल की वोकैबुलरी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल पढ़ना। इंडियाज रिफ्यूजल टू अपहोल्ड अ ग्लोबल गिग वर्क लॉ। तो इंडिया का रिफ्यूजल, इंडिया ने किस चीज को मना कर दिया। रिफ्यूजल क्या है, नाउन है। इंडिया का रिफ्यूजल किस चीज के लिए, अपहोल्ड करने के लिए, ठीक है। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, ठीक है। इंडिया ने किस चीज को रिफ्यूज किया, किस चीज के लिए मना किया, डिनाई किया, किस चीज के लिए डिनाई किया, सपोर्ट करने के लिए, किसको, ग्लोबल गिग वर्क लॉ को, ठीक है। गिग वर्कर कौन से होते हैं, जो आपके ये ब्लिंकिट वाले होते हैं, जो आप मिनटों में अपने घर में ऑर्डर कर लेते हैं चीजें, ठीक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे कि आप स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहे हो, और जो आपके रैपिडो वाले होते हैं वो सारे गिग वर्कर होते हैं, ठीक है, जिनको हम फ्रीलांस भी बोलते हैं। जो सारे फ्रीलांस होते हैं, जैसे राइटर्स होते हैं, उनको भी हम गिग वर्कर बोल सकते हैं, ठीक है। जो फूड डिलीवरी करते हैं सबको हम गिग वर्कर बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इंडिया ने रिफ्यूज किया, यानी कि इंडिया ने डिनाई कर दिया, इन्होंने मना कर दिया सपोर्ट करने को, किसको, जो ग्लोबल यानी कि वैश्विक तरीके से जो विश्वव्यापी जो फ्रीलांस और जो गिग वर्कर का जो लॉ था, कानून था, उसको सपोर्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। On June 12 in Geneva, the International Labour Conference adopted Convention number 193, Decent Work in the Platform Economy, which is the first binding international treaty written for the rider, driver, picker and data laborer who earns a living through an app. अब क्या बोल रहे हैं, 12 जून को क्या हुआ है, 12 जून को जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड का मतलब होता है स्वीकार किया, वो आपकी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहां से लेके ऑन जून, ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या किया उन्होंने, इस वाले रूल को, कन्वेंशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इस ट्रीटी को उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया, यानी कि इसको अपनाया। डिसेंट वर्क इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी विच इज द फर्स्ट। डिसेंट वर्क मतलब इसको एक डिसेंट वर्क बोला गया है, ठीक है, इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का क्या मतलब है, जो कि इसके थ्रू, यानी कि जो गिग वर्कर्स हैं, ये जो राइडर्स हैं और ये जो ड्राइवर्स हैं, पिकर हैं, डेटा लेबरर हैं, उनके प्लेटफॉर्म, उनकी इकोनॉमी को भी इन्होंने काउंट किया, उनको भी डिसेंट वर्क की तरह डिसेंट वर्क की तरह ट्रीट करना है। विच इज द, जो कि क्या है, फर्स्ट बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। अब ये क्या है, ये है हमारा इसका नाम, ठीक है, टाइटल है डिसेंट नंबर, कन्वेंशन नंबर 193, डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ये पूरा हमारा इसका टाइटल है, इस कन्वेंशन नंबर 193 का, जो कि क्या बोलता है, ये पहला बाइंडिंग, ठीक है, पहला एक कानूनी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, ठीक है, समझौता है, रिटन फॉर द राइटर। किसके लिए लिखा गया, राइडर्स के लिए लिखा गया, ड्राइवर्स के लिए, पिकर के लिए और डेटा लेबरर के लिए, हु अर्न्स, जो कि अर्न करते हैं, कमाते हैं अपनी लिविंग, अपना जो उनका अपना जो घर चलाते हैं, लिविंग मतलब उनका जो घर चलता है, किसे चलता है, एज अ गिग वर्कर काम करके, ठीक है, थ्रू एन ऐप। किसके द्वारा चलता है, ऐप के द्वारा चलता है, ठीक है। जैसे आप रैपिडो यूज करते हैं तो उनका अलग से ऐप है, स्विगी का अलग से ऐप है, ठीक है, सब अलग अलग ऐप्स हैं, इनमें सारे गिग वर्कर्स काम करते हैं। द वोट वाज लॉपसाइडेड। अब इस जो ट्रीटी थी, ठीक है, ये जो कन्वेंशन नंबर 193 की जो ट्रीटी थी, जो समझौता था, इसमें कहां कहां इनको वोट मिला। द वोट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वॉज हमारा वॉज लॉपसाइडेड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लॉपसाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब बता रहे हैं यहाँ पे ये लग गया है, तो क्या बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, लॉपसाइडेड मतलब अनइवन था, अनबैलेंस था, मतलब उसमें कोई
वो नहीं था, वो पैरेलल नहीं था, सिमेट्रिकल नहीं था, असिमेट्रिकल था। तो इसमें क्या हुआ कि 406 जो देश थे वो फेवर में थे, जिसमें कौन कौन से इंक्लूड है, चाइना, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान। तो ये सारे जो देश हैं वो क्या थे, फेवर में है, और 8 अगेंस्ट है, विरोध में है, और 36 जो है एब्सटेंशंस में है। एब्सटेंशंस मतलब क्या है, ये यही वाला वर्ड है एब्सटेन, जहां पे आप उसको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, आप उसको ना तो आप उसका विरोध कर रहे हो, नाइदर यू आर अगेंस्ट, और ना ही आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं हो, नेगेटिव भी नहीं हो, ठीक है, आप बस उससे पीछे हट रहे हो, ठीक है, प्रिवेंट कर रहे हो, खुद को एस्केप कर रहे हो, ठीक है। तो जो 36 जो देश थे वो क्या थे, एब्सटेंशंस पे थे, ठीक है। एब्सटेंशंस मतलब रिफ्रेन, पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉट पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसमें, ठीक है, अपनी वोटिंग ही नहीं दी उन्होंने इसमें, ठीक है। ये जो एब्सटेंशन वर्ड होता है स्पेसिफिकली हम वोटिंग के लिए लगाते हैं, जैसे कि आपके पास राइट है वोट करने का और आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना तो आप विरोध में हो और ना ही आप पॉजिटिव वे में हो, नाइदर यू आर इन नेगेटिव वे और इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, आप सिर्फ न्यूट्रल हो। तो इंडिया एब्सटेंड, इंडिया भी एक उन देशों में से था जिसने अवॉइड किया इसको, जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। एब्सटेंड आ गया, इंडिया सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अंडर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ILO ट्रिपैट्रिएट सिस्टम, अब इसके अंतर्गत, इस वाले ILO के अंतर्गत, इस सिस्टम के अंतर्गत, ये जो ट्रिपैट्राइट सिस्टम था, ईच कंट्री वोट्स थ्रू 3 डेलीगेट्स, सभी मतलब हर कंट्री को, ईच यानी कि सारी कंट्री को किसके द्वारा वोट करना था, 3 डेलीगेट्स के द्वारा। डेलीगेट्स कौन होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे देश की तरफ से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स गए उनको हम डेलीगेट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, किसने कार्यभार संभाला, ठीक है, कौन उसमें क्या था, रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन उसमें एमिसरी थे, और स्पोक्स पर्सन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या है, ईच कंट्री हमारा सब्जेक्ट हो गया, वोट्स हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो गया, थ्रू 3 डेलीगेट्स, ओनली, थ्रू यानी कि द्वारा, ओनली इंडियाज गवर्नमेंट एब्सटेंट, सिर्फ इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की एपोस्ट्रोफी ऐसा कि इंडिया की जो सरकार है उसने ही एब्सटेंट किया, वही पीछे हटी, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इट्स एम्प्लॉयर, बल्कि जो इसके एम्प्लॉयर थे और जो वर्कर थे, उन वर्कर डेलीगेट्स वोटेड इन फेवर, उनके जो वर्कर के डेलीगेट्स थे, एम्प्लॉयर और वर्कर के डेलीगेट्स थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने फेवर में वोट किया, ठीक है, वोटेड इन फेवर, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। एब्सटेंशन इज नॉट न्यूट्रलिटी, अब जो सरकार का जो एब्सटेंशन था, इन्होंने जो पार्टिसिपेशन नहीं किया, इन्होंने जो फेवर नहीं किया, वो न्यूट्रलिटी नहीं था, मतलब वो नॉर्मल नहीं था, ठीक है। इट इज अ डिसीजन, ये एक डिसीजन था टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अ ट्रीटी, इस ट्रीटी से डिस्टेंस को मेंटेन करने का, ठीक है, डिस्टेंस को मेंटेन करने का, दैट मिलियंस ऑफ वर्कर्स, ये वो वाली ट्रीटी थी जिसका बहुत सारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स ने वेट किया था 2 सालों से जीतने का, ठीक है, वो वाली ट्रीटी थी कि मतलब इतने सारे जो गिग वर्कर्स थे वो चाहते थे कि सरकार इसका फेवर करे और ये जीत जाए, ठीक है, और 2 सालों तक उन्होंने इसका वेट किया। व्हाट इंडिया वॉकड अवे फ्रॉम, वॉकड अवे हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पीछे हट जाना, ठीक है, बैक आउट करना, इसको आप बोल सकते हैं बैक आउट करना, ठीक है, सपोर्ट ना करना और अवॉइड कर देना, ठीक है। कन्वेंशन नंबर 193 डज व्हाट इंडियाज ओन लॉज रिफ्यूज टू, अब ये कन्वेंशन नंबर 193 क्या करता है, डज आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्या करता है, जो कि इंडिया के खुद के लॉ ने रिफ्यूज, जो इंडिया का खुद का जो लॉ है वो रिफ्यूज करता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स द फ्लोर ऑफ राइट्स टू प्लेटफॉर्म वर्कर्स रिगार्डलेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट एक्सटेंड करता है यानी कि बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई करता है, किसको, एक्सटेंड मतलब बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, इन्फ्लेट करता है, ठीक है, एक्सटेंड का हम यूज कर लेंगे यहाँ पे ये वाले सिनोनिम, इन्फ्लेट करता है और इंक्रीज करता है, ठीक है, और क्या करता है, एक्सपैंड करता है, किस चीज को, उस क्षेत्र को, फ्लोर, किसके फ्लोर को, किसके क्षेत्र को, अधिकारों के क्षेत्र को, टू प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उन प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक, रिगार्डलेस का क्या मतलब है, डिस्पाइट ऑफ दैट, ठीक है, डिस्पाइट, ठीक है,
यानी कि के बावजूद, किसके बावजूद, वर्गीकरण के बावजूद भी क्या करता है, इसको बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है। इवन इफ अ कंपनी कॉल्स देम एम्प्लॉयज, यहां तक कि जो कंपनी है वो क्या करती है, उनको क्या बोलती है, कॉल्स आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एम्प्लॉयज बोलती है, और उनको क्या बोलते हैं, वो इंडिपेंडेंट पार्टनर्स बोलते हैं, किसको, गिग वर्कर्स को। कोर प्रोटेक्शंस विच इंक्लूड पे एज पर द स्टैट्यूटरी और नेगोशिएटेड मिनिमम। कोर यानी कि जो इसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट, जो कि सिग्निफिकेंट है, क्रूशियल है, जो, ठीक है, जो क्या है, क्रूशियल है, सिग्निफिकेंट है। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, कोर प्रोटेक्शंस, ये क्या है, नाउन है यहाँ पे, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट सुरक्षा है, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या आता है, इंक्लूड मतलब जो इसके अंतर्गत आता है, जिसमें आ गया पे एज पर द स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी जो कानूनी तौर पे जो वो होते हैं, ठीक है, जो उनकी जो पेमेंट है, उनकी जो सैलरी है, उसको एक कानूनी तौर पे होना चाहिए, और नेगोशिएटेड मिनिमम, और उनको ज्यादा नेगोशिएटेड कितना किया जाता है, मतलब डिस्कस किया जाता है, नेगोशिएट किया जाता है मिनिमम पे। ऑन टाइम पेमेंट, पेमेंट किस में मिलनी चाहिए, टाइम पे मिलनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी उनका, और हेल्थ, उनका जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन जो है उनका, यानी कि जो उनका काम है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, उनका जो प्रोफेशन है उसमें सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है, सुरक्षा होनी चाहिए, हेल्थ की भी एक सुरक्षा होनी चाहिए। एंड सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, ऑन टर्म्स नो लेस फेवरेबल देन, उन टर्म्स पे नो लेस फेवरेबल देन, मतलब जो कि कम फेवरेबल हैं, जो कि इनका फेवर ही नहीं करते, मतलब इनको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मिलता गिग वर्कर्स को। देन व्हाट, कंपेरेबल वर्कर्स, किसके मुकाबले में देन आ गया, तो कंपैरिजन वाला देन है, THAN। व्हाट, जो कंपेरेबल वर्कर्स, यानी कि जो और जो वर्कर्स हैं उनको मिलता है, यानी कि उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी मिलती है, और टाइम पे पेमेंट भी मिलता है। पर ये गिग वर्कर्स को ऑन टाइम पेमेंट, तो ये बोल रहे हैं कि इन सब चीजों को नेगोशिएट करना चाहिए था इनको। देन व्हाट, कंपेरेबल वर्कर्स रिसीव, अप्लाई टू ऑल, तो ये सब पे अप्लाई करता है, ठीक है। क्या अप्लाई करता है, ये जो कन्वेंशन नंबर 193 है, ठीक है। द कन्वेंशन ऑल्सो एंटर्स टेरिटरी नो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैज टच्ड। अब ये जो कन्वेंशन था, अब ये जो सिद्धांत, यानी ये जो इन्होंने कानून बनाया था, ये कहां पे एंटर करता है, कहां पे जाता है, उस टेरिटरी में, उस क्षेत्र में, टेरिटरी मतलब क्षेत्र में, ठीक है। कहां से, नो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैज टच्ड, जिसने, मतलब ये वहां पे भी जाता है जहां पे कि किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड ने, कोई भी ग्लोबल यानी कि कोई भी विश्वव्यापी स्टैंडर्ड या कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को टच नहीं किया गया, मतलब किसी ने भी इस तरह के फॉर्म, इस तरह का फ्रेमवर्क नहीं बनाया, ऐसा कोई ढांचा नहीं बनाया जहां पे कि टच कर पाए। पर कन्वेंशन ऑल्सो एंटर्स हियर, ठीक है। एल्गोरिदम मैनेजमेंट, कौन कौन से, वो डैश आ गया तो बता रहे हैं कि अब कौन कौन से हैं, वो कहां कहां पे इसने ध्यान दिया है। एल्गोरिदमिक मैनेजमेंट, एल्गोरिदम के जो मैनेजमेंट है, यानी कि एल्गोरिदम के थ्रू ही ये जो काम है इनका, गिग वर्कर्स का, उनको बांटा जाता है, ठीक है। एल्गोरिदम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। द ओपेक सॉफ्टवेयर, ओपेक यानी कि जो अनक्लियर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अनक्लियर है, जो कि अस्पष्ट है, जो कि कुछ साफ साफ नहीं है, जिसमें दैट अलोकेट्स वर्क, अलोकेट्स मतलब जो कि बांटता है काम को, ठीक है, किसको, काम को बांटता है। सेट्स पे को सेट करता है। मॉनिटर्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, देखता है परफॉर्मेंस को कैसा काम कर रहे हैं। एंड साइलेंटली डीएक्टिवेट्स, और उनको पता भी नहीं चलता और उनके अकाउंट क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इन जगहों पर भी ये बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल चीजें हैं जहां पे कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड ने अभी तक टच नहीं किया है, पर द कन्वेंशन ने, ये जो अभी जो आया है, ये जो लॉ जो अभी आया है, इसने यहाँ पे अपना ध्यान दिया है, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स मस्ट नाउ डिस्क्लोज, अब इसके अकॉर्डिंग, अब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको क्या करना होगा, मस्ट आ गया तो करना ही होगा, ऑब्लिगेशन है कि उनको डिस्क्लोज करना होगा, रिवील करना होगा, बताना, एक्सपोज करना होगा एक इंपॉर्टेंट ऑटोमेटेड डिसीजन। ऑटोमेटेड क्या होता है, जो मशीन के द्वारा अपने आप ही आ जाता है, ठीक है, ये कंप्यूटर के द्वारा अपने आप ही आता है, जो अपने आप ही हो जाए उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड। उसको इनको डिस्क्लोज करना चाहिए, उन डिसीजंस को, एक्सप्लेन देम इन राइटिंग, और उनको एक रिटन मतलब लिखित तौर पे उनको एक्सप्लेन करना होगा। एंड कीप अ ह्यूमन इन द लूप, और इस लूप में, इस सर्कल में, लूप का मतलब क्या है, सर्कल, ठीक है, इस सर्कल में उनको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन को भी रखना पड़ेगा। फर्दर आगे आर्टिकल 9 ऑफ द कन्वेंशन स्ट्राइक्स, आगे जो आर्टिकल 9 है वो, इस कन्वेंशन का, वो क्या बताता है, स्ट्राइक करता है, यानी कि हिट करता है। एक स्ट्राइक होते हैं जहां पे आप जिसको हम आंदोलन बोलते हैं, ठीक है, और एक स्ट्राइक होती है हिट करना, ठीक है। कहां पे हिट करता है, एट द गिग इकोनॉमी, सेंट्रल फिक्शन, वहां पे भी करता है जहां पे गिग की इकोनॉमी, जो गिग की जो अर्थव्यवस्था है, उसको सेंट्रल फिक्शन बोला गया है। सेंट्रल फिक्शन यहाँ पे क्या मतलब है इसका, फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक माना
गया है उसको। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से जो गिग इकोनॉमी है वो सेंट्रल फिक्शन क्यों है? क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, कि वो इंडिपेंडेंट है, जब मन चाहा तब काम किया, जब नहीं चाहा तब ना किया, ठीक है, वो फ्रीलांस है, तो उनका मन किया तो वो कब किया, और तो इसको एक काल्पनिक तरीके से लिया गया, तो वहां पे भी स्ट्राइक करता है, वहां पे भी इसको संभालता है। गवर्नमेंट्स मस्ट क्लासिफाई वर्कर्स करेक्टली। अब ये क्या बोलता है कन्वेंशन, कि जो सरकार है उनको क्या करना होगा, वर्गीकरण करना होगा, क्लासिफाई करना होगा वर्कर्स को करेक्टली, ठीक है, कि कौन सा काम किसका है उसको बांटना पड़ेगा। गाइडेड मेनली बाय द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। और किसके थ्रू करेंगे, किसके थ्रू गाइड करेंगे, मेनली बाय द फैक्ट्स, उन फैक्ट्स के थ्रू जो कि किससे रिलेट होंगे, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, कि कौन सा गिग वर्कर कौन सा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको काम देना होगा, ठीक है। एंड बाय व्हाट द वर्कर डज, और किसके द्वारा, कि कौन सा काम वो करता है। इट इज नो उटोपियन डॉक्यूमेंट। उटोपियन मतलब ये कोई बहुत आदर्श या कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत वो नहीं है, एक उस टाइप का दस्तावेज नहीं है कि भैया आप बोलो कि आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया इनके लिए, गिग वर्कर्स के लिए। इट इज अ फ्लोर फॉर, ये एक क्षेत्र है वर्कर्स के राइट्स के लिए, ये जो गिग वर्कर होते हैं उनके अधिकारों के लिए एक क्षेत्र है, दैट इंडियाज गिग वर्कर्स करंटली डू नॉट स्टैंड ऑन, जहां पे कि जो इंडिया के जो गिग वर्कर्स हैं इस टाइम, करंटली मतलब प्रेजेंटली, अभी क्या है, वो खड़े नहीं, अभी वो वहां पे खड़े ही नहीं है, मतलब उनको राइट्स ही नहीं मिले, उनको अधिकार ही नहीं मिले उन सब चीजों के। इंडियाज गिग वर्क फोर्स स्टूड एट रफली 7.7 मिलियन इन 2021। इंडिया की जो गिग वर्क फोर्स है, ठीक है, वो स्टूड आ गया, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। तो इंडिया की जो गिग वर्क फोर्स थी वो 7.7 मिलियन थी 2021 में, रफली मतलब ऊपर ऊपर तौर से देखें तो, ठीक है, बाय नीति आयोग ओन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या है, प्रिडिक्शन, ठीक है, कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया, इन्होंने फोरकास्ट किया कि किसने, नीति आयोग के जो ओन प्रोजेक्शन था उनके हिसाब से ये कहां तक पहुंच जाएगा, इट विल रीच, विल आ गया, सिंपल फ्यूचर का टेंस हो गया, कहां तक पहुंच जाएगा, 2.35 करोड़। कब पहुंचेगा, 2029-30 तक इतने गिग वर्कर काम करेंगे। अभी 2021 में इतने करते हैं, और इनके हिसाब से 2029 और 30 की इनका प्रेडिक्शन है कि 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स होंगे। अबाउट 6.7% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स, इसमें से लगभग अबाउट मतलब लगभग 6.7% जो होंगे वो नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स होगी, यानी कि वो कृषि प्रधान नहीं होंगे, ठीक है, वर्कफोर्स होगी। दिस इज नो लॉन्गर द अर्बन साइड हसल ऑफ मार्केटिंग डेस्क। अब ये क्या नहीं रहा है, नो लॉन्गर मतलब अभी तक अब नहीं रहा है ये क्या, अर्बन यानी कि सिटी लाइफ, यानी कि जो शहरी के जो साइड हसल मतलब क्या होता है, हार्ड वर्क करना, ठीक है, जैसे कि यू हैव टू हसल टू अचीव योर गोल्स, ठीक है, हार्ड वर्क करना। साइड हसल मतलब जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसका कोई अपना एक सर्टेन काम है, उसका कोई प्रोफेशन है, अब कोई टीचर है जैसे कि, तो वो टीचर अपना जॉब करता है, टीचिंग करता है, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी करता है, और अपार्ट ऑफ दिस वो यूट्यूब वीडियोस भी बनाता है, और वो क्या करता है, ट्यूशंस भी देता है, ठीक है, तो हेल्प करता है, एक एक्स्ट्रा मतलब इस तरह से वो अपनी पार्टिसिपेशन देता है, और उसमें कि वो और इनकम कमा ले और वो अर्न करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साइड हसल, ठीक है, कि आप कुछ और भी कर रहे हो अपने काम के अलावा, मतलब अपना प्रोफेशन, टीचिंग के अलावा आप कहीं और भी टीच कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से। मार्केटिंग, अब वो सिर्फ इतना ही नहीं रह गया, यानी कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि ओवर टाइम करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ठीक है, अपने परिवारों का गुजारा कर सके इस चीज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं साइड हसल। अब ये काम इतना, मतलब गिग वर्कर्स, वो कई सारे लोग वो भी होते हैं जो गिग वर्कर्स भी होते हैं, उनका कुछ अपना काम भी होता है, अपना कुछ ऑक्यूपेशन भी होता है, और फिर वो कुछ आवर्स निकालते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं अपने आप यहाँ पे देने के लिए, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। गिग वर्कर इज नाउ बिकमिंग द मोड। अब ये जो गिग वर्क है ये क्या बन गया, एक मोड बन रहा है, ठीक है, इज नाउ बिकमिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, क्या बन रहा है, एक मोड बन रहा है, एक मीडियम बन रहा है, एक माध्यम बन रहा है, थ्रू विच, जिसके द्वारा इंडिया की जो सिटीज हैं उनको फेड किया जा रहा है, फीड फेड फेड, ठीक है, ये फीड फेड फेड, तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, पैसिव वॉइस है, आर फेड आ गया तो वो आपकी पैसिव वॉइस मूव्ड कर रही है और सप्लाई किया, यानी कि आप ब्लिंकिट में अगर आप अपना कुछ ऑर्डर करते हो, आपको ऑल ऑफ सडन चाहिए, तो आपके पास 10-15 मिनट में डिलीवरी पहुंच जाती है, बल्कि 5 मिनट में भी मिल जाती है ना, तो इससे ही आप पूरा अर्बन एरिया सिटीज को फेड किया जा रहा है, ठीक है, आपको भूख लगी, आप फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, स्विगी के द्वारा आपके पास खाना पहुंच जाता है, तो वो गिग वर्कर्स ही करते हैं। फर्दर नीति आयोग डेटा शोज दैट अबाउट 39% ऑफ गिग वर्कर्स अर्न 10,000 25,000 a month,
अब बताते हैं कि नीति आयोग डेटा दिखाता है, शोज आ गया, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि लगभग वो 39% जो गिग वर्कर्स हैं वो 10,000 से लेके 25,000 एक मंथ में कमाते हैं, एंड 34% जो है वो 25 से लेके 40,000 कमाते हैं विद वेजेस। वेजेस मतलब सैलरी, ठीक है, तनख्वाह स्ट्रेच अक्रॉस, जो कि स्ट्रेच हो जाती है, जो कि खिंच जाती है अक्रॉस 12 आवर शिफ्ट में, ठीक है। यानी कि अगर वो 9 घंटे काम करते हैं तो अगर उनको ज्यादा कमाना है तो वो 12 घंटे काम करेंगे, ठीक है। फ्यूल पेड बाय द वर्कर, अब इसमें जो फ्यूल है, जैसे वो रैपिडो वाला है या जो भी है, तो इन जो भी गाड़ी वो यूज करेंगे, व्हीकल यूज करेंगे, उसका जो फ्यूल है वो खुद ही देंगे, उसका वर्कर, ये जो गिग वर्कर है वो खुद ही देता है, ठीक है। एंड नो ओवर टाइम, और कोई ओवर टाइम नहीं है, बिकॉज ओवर टाइम रिक्वायर्स एन एम्प्लॉयर, क्योंकि जो ओवर टाइम वो क्या रिक्वायर करता है, क्या चाहता है, एक एम्प्लॉयर चाहता है जो कि एग्जिस्ट हो, जो कि वहां पे हो। ओनली अबाउट 15% हैव एनी, अच्छा, ओनली अबाउट 15% हैव एनी सोशल सिक्योरिटी। 15% के पास, ओनली अबाउट 15% जो गिग वर्कर है उनके पास ही सोशल सिक्योरिटी है। द रेस्ट राइड, और जो बाकी हैं, रेस्ट बाकी जो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, वो किस पे राइड करते हैं, राइड मतलब चलते हैं किस पे, इंडियन ट्रैफिक में ईच मॉर्निंग, हर सुबह, विद नो एक्सीडेंट कवर, यानी कि जो बाकी के जो वो हैं गिग वर्कर्स, उनको कोई एक्सीडेंट कवर नहीं है। अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई सिक पे लीव नहीं मिलेगी उनको, मतलब अगर बीमार हो जाते हैं तो कोई पेमेंट नहीं देगा, कोई सैलरी नहीं देगा, कोई पेंशन उनको नहीं मिलेगी, और एक ऐसा एल्गोरिदम के थ्रू वो काम करते हैं जो कि कभी भी बंद हो सकता है, स्विच ऑफ हो सकता है। देयर इनकम विदाउट एक्स, उनकी जो इनकम है वो कभी भी स्विच ऑफ मतलब खत्म हो सकती है, ठीक है। स्विच ऑफ क्या है यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब है, विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना कुछ उनको बिना बताए उनकी वो जो है इनकम वो क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। द गवर्नमेंट्स डिफेंडर्स विल से दैट इंडिया नीड्स नो जेनेवा ट्रीटी बिकॉज इट हैज इट्स ओन फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट के जो डिफेंडर है, यानी कि जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डिफेंडर्स यानी कि जो इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो क्या बोलेंगे, विल से आगे क्या बोलेंगे कि इंडिया को जेनेवा ट्रीटी की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन फ्रेमवर्क, क्योंकि उसके पास खुद एक ढांचा है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पार्ट ऑफ द 4 लेबर कोड्स ब्रॉट इनटू, अब अपना बता रहे हैं कि उनके पास क्या ढांचा है, तो बता रहे हैं कि जो कोड सोशल सिक्योरिटी पे था 2020 पे, पार्ट ऑफ द 4, किसका पार्ट है, 4 लेबर कोड्स का पार्ट है, ब्रॉट इनटू फोर्स, इसको लाया गया, ब्रॉट आ गया, ब्रिंग, ब्रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फोर्स पे लाया गया, काम पे लाया गया, मतलब उसको लागू किया गया नवंबर 2025 में। वॉज अमंग द, क्या है ये, अमंग द वर्ड्स फर्स्ट। अब ये वॉज किसके लिए यूज हुआ है, ये इस कोड के लिए यूज हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी कोड के लिए, ये इसके लिए, ठीक है, ये इसकी वर्ब है, ओके। वॉज अमंग द वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रल, ये क्या है, विश्व के सबसे पहला सेंट्रल केंद्र का लॉ है, टू डिफाइन, जो डिफाइन करता है गिग वर्कर को एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को, ठीक है। इट डायरेक्ट्स, ये क्या दिखाता है, डायरेक्ट करता है एग्रीगेटर्स को। एग्रीगेटर्स को हम हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं संग्राहक मंच, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कि जो प्रोवाइड कराता है चीजों को, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है और जो कि सेलर्स हैं और जो कि कस्टमर्स हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जहां पे ये अपना काम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड कराता है जहां पे कि जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सेलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेटर्स। टू पे, अब क्या बोलते हैं, इट डायरेक्ट्स, ये जो लेबर कोड है इसने क्या बताता है कि ये जो एग्रीगेटर्स है वो पे करेगा 1 to 2% ऑफ देयर, अब उनके जो एनुअल टर्नओवर है, टर्नओवर होता है मतलब टू हैंड समथिंग टू सम, टर्नओवर क्या है यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब है, टू हैंड ओवर, ठीक है, हैंड ओवर करेगा 1 से मतलब कितनी पेमेंट, 1.1% से 2% तक, ठीक है, परसेंट तक। कैप्ड एट 5% ऑफ वर्कर पेमेंट्स इनटू सोशल सिक्योरिटी फंड, और कैप मतलब किसमें वो करेगा, तब्दील कर देगा किसको, 5% जो वर्कर की जो पेमेंट है, ठीक है, वर्कर का जो सैलरी है उसको सोशल सिक्योरिटी फंड में डाल देगा। यानी कि अगर कोई वर्कर 10,000 कमाता है, ठीक है, तो अब उसका जो बोला कि 5%, तो उसका जो 500 रुपीज है वो उसके कहां चले जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी फंड में चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि उसकी सैलरी में से ही इतना कट करके, इतना परसेंट कट करके उसके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड का उन्होंने बनाया है। तो ये किसके द्वारा हुआ है, इस कोड के द्वारा, जो कि सोशल सिक्योरिटी कोड है, ठीक है। वाइल ऑन पेपर दिस साउंड्स लाइक, जबकि जो पेपर्स में ये क्या लगता है, साउंड मतलब लगता है, अपीयर होता है,
क्या अपेयर होता है? लाइक लीडरशिप, एक लीडरशिप की तरह अपेयर होता है कि बहुत बढ़िया इन प्रैक्टिस। पर अगर वो प्रैक्टिस में आए, इट इज अ प्रॉमिस, ये एक प्रॉमिस है, ठीक है। एक प्रिंटेड और शेल्फ, मतलब इसको प्रिंट किया गया और इसको शेल्फ में डाल दिया गया, ठीक है। शेल्फ मतलब जो आपकी अलमारी वगैरह होता है उसमें डाल दिया गया। शेल्फ्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इट इज अ प्रॉमिस, प्रिंटेड एंड शेल्फ्ड। नीदर द सेंट्रल लॉ नॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट लॉ स्पेसिफाई द नेचर। ना तो सेंट्रल लॉ, ठीक है, ना तो जो केंद्र के लॉ हैं और ना ही जो स्टेट के लॉ हैं, ठीक है, वो क्या करते, स्पेसिफाई नहीं करते इस नेचर को, मतलब वो इसको वो नहीं करते, क्या बोलते हैं, दिखाते नहीं है, शो नहीं करते, ना ही इसके क्वांटम को, इनकी मात्रा को, क्वांटम मतलब होता है मात्रा, परिमाण जिसको हम बोलते हैं, और इसके एलिजिबिलिटी को, यानी कि इसकी कितनी सक्षमता है और इससे कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो उन्होंने बनाया है लॉ, इस कोड, ये जो कोड बनाया है कि आप इतने परसेंट निकालोगे और उसको सिक्योरिटी फंड में डालोगे वर्कर के, तो वो क्या बोल रहे हैं कि इसको लागू तो कर दिया गया पर इस ये अभी भी ऐसा लगता है कि वो लीडरशिप की तरह है, और ये प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिस इट इज अ प्रॉमिस। और अगर ये प्रैक्टिस में है तो ये ऐसा प्रॉमिस लगता है जो कि प्रिंटेड है और शेल्फ में रखे, मतलब इसको आपने एक लिखित तौर पे रख दिया है शेल्फ के ऊपर, शेल्फ पे, ठीक है। और ना तो सेंट्रल लॉ ने और ना ही स्टेट लॉ ने इसको स्पेसिफाई किया है, मतलब इसको वो नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया है इसके नेचर को कि ये किस तरह से काम करेगा, इसकी क्वालिटी को और इसके एलिजिबिलिटी को, ठीक है, इसकी सक्षमता को, इसकी एबिलिटी को, एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी को, ठीक है, इसकी सक्षमता को, इसके पोटेंशियल को, कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है बेनिफिट लाने के लिए गिग वर्कर्स के लिए। द कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, अब ये जो योगदान है ये ऐसा मैकेनिज्म है, यानी कि ऐसी मशीनरी है, रिमेन्स क्या रहता है, लार्जली अनऑपरेशनलाइज्ड। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इनका, ये जो कोड बना के, वो एक इस टाइप की स्ट्रेटेजी है जहां पे वो द कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, रिमेन्स हमारा वर्ब हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लार्जली अनऑपरेशनलाइज मतलब ज्यादातर, लार्जली मतलब ज्यादातर क्या रहता है, अनऑपरेशनलाइज रहता है, यानी कि वो फंक्शन ही नहीं करता, वो काम ही नहीं करता। इस टाइप का जो कंट्रीब्यूशन, ये जो योगदान की मशीनरी होती है, वो क्या रहता है, अनऑपरेशनलाइज रहता है, काम नहीं करता। एंड द स्कीम्स आर नोशनल, और ये जो सारी स्कीम्स निकालते हैं ना, ये सारे नोशनल रहते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक सिद्धांत रहते हैं, एक प्रिंसिपल्स रहते हैं। नोशनल यानी कि सैद्धांतिक रूप में रहते हैं, ठीक है, सिर्फ एक तरह से वो रूल्स बनाते हैं पर उनको फॉलो नहीं करते। मीनवाइल, इसी बीच में द रियल लॉज हैव कम फ्रॉम द स्टेट्स, इसी बीच में जो रियल लॉज हैं, जो असली लॉज हैं, वो आए हैं कहां से, राजस्थान के प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट ऑफ 2023 से आए हैं। और कहां से आए हैं, वेलफेयर बोर्ड ने जो ड्राफ्ट किया है कर्नाटका में और तेलंगाना में, यहां से वो आए हैं, ठीक है। ये वाले मतलब कर्नाटका और राजस्थान ने अपने आप ही गिग वर्कर्स के लिए कुछ रिफॉर्मेशन ले आए हैं वो, ठीक है। सेंट्रल, तो अब क्या बोलते हैं, सेंटर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो एब्सटेन रही, उसने तो अवॉइड किया जेनेवा को, बल्कि पर क्या हुआ, वाइल का मतलब यहां पे बल्कि इट्स ओन स्टेट्स, यहां इसके जो खुद के स्टेट्स हैं उसने उसको लेजिस्लेट किया, यानी कि उसको जायज बताया, ठीक है, उसको लीगलाइज किया। इंडियाज स्टेट मतलब जैसे कि राजस्थान ने किया, और अभी हमने पढ़ा कर्नाटका, तेलंगाना ने और कर्नाटका ने क्या किया, इसको लीगल किया। इंडियाज एब्सटेंशन एट द कॉन्फ्रेंस रीड्स लेस लाइक अ वन ऑफ पोजीशन देन अ हैबिट। इंडिया का जो एब्सटेंशन था, ठीक है, इंडिया ने जो अवॉइड किया इसको, इस कॉन्फ्रेंस को, रीड्स मतलब अपीयर्स, ऐसा लगता है, सीम्स भी आप बोल सकते हो, ऐसा लगता है कि लेस लाइक अ वन ऑफ पोजीशन मतलब अनयूजुअल, ठीक है, एक अनयूजुअल पोजीशन थी देन अ हैबिट, एक हैबिट के उसमें मुकाबले में क्या थी, एक अनयूजुअल इन्होंने दिखाया इसको, ठीक है, ऐसा लग रहा था ये। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, क्यों लग रहा था, क्योंकि इंडिया ही इसका फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द ILO का, ठीक है, एंड हैज रेटिफाइड, और इसने रेटिफाइड किया, रेटिफाइड यानी कि इसने सपोर्ट किया है 6 ऑफ द 8 कोर कन्वेंशंस को, इसमें से 8 कोर जो कन्वेंशंस थे उसमें से 6 को, यानी कि 8 थे उसमें से 6 को इसने क्या किया है, सपोर्ट किया है, ठीक है। इट हैज नॉट रेटिफाइड कन्वेंशन, इसने कौन कौन से कन्वेंशन को रेटिफाइड नहीं, किस किस को सपोर्ट नहीं किया, किस किस को वो नहीं दिया है, अधिकार नहीं दिया। नंबर 87 को नहीं, जो क्या है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। नंबर 98 को नहीं दिया है, जो क्या है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला है, बिकॉज दे वुड, क्योंकि ये जो नंबर 87 और 98 है वो क्या करते हैं, बिकॉज दे वुड गिव गवर्नमेंट सर्वेंट्स द राइट टू स्ट्राइक, क्योंकि ये ऐसे अधिकार हैं जो कि जो सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं उनको क्या देगा, राइट टू स्ट्राइक देगा, कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं जब भी चाहे, वो वाला अधिकार देगा। विच डोमेस्टिक रूल्स जो कि डोमेस्टिक रूल्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नॉर हैज इट रेटिफाइड, और ना ही इसने रेटिफाइड किया कन्वेंशन नंबर 190 को। तो कौन कौन से कन्वेंशन है, 87, ठीक है, 98
और 190, इनको उसने क्या किया है, सपोर्ट नहीं किया। अ फाउंडर ऑफ द ILO दैट विल नॉट साइन द ILOs। अब ये क्या यहाँ पे क्या बताओ, एक पैराडॉक्स करके, ठीक है, एक आयरनी है कि हम ही फाउंडर है, इंडिया ही फाउंडर है और उसने इन तीन ट्रीटी, इन तीन कन्वेंशन को ही लागू नहीं किया, ठीक है, उसको ही रेक्टिफाई नहीं किया। तो क्या बोल रहे हैं ये फाउंडर, अ फाउंडर ऑफ द ILO, एक फाउंडर जो कि ILO का जो फाउंडर है, दैट विल नॉट साइन, जो कि साइन नहीं करेगा ILO को, ILO's ओन गारंटीज इज नॉट अ कंट्री कोर्ट ऑफ गार्ड। मतलब इसकी जो मतलब फाउंडर ऑफ द ILOs क्या बोल रहे हैं कि एक ये एक आयरनी है, एक मतलब एक तरह का वो है कि जो समझ में ना आए उस टाइप की चीज है कि इंडिया खुद ही इसका फाउंडर बना है ILO दैट विल नॉट साइन, जिसने अब इसने साइन ही नहीं किया द ILO's ओन गारंटीज, ILO की अपनी गारंटीज को, इज नॉट अ कंट्री, वो वाला कंट्री नहीं, इसको ऑफ गार्ड। कॉट ऑफ गार्ड का मतलब होता है चौंकाने वाला, शॉक करने वाला। ये क्या है, ये हमारा ईडीएम है, ठीक है। कॉट ऑफ गार्ड मतलब होता है चौंकाने वाला, ठीक है। ये क्या है, एक इसका मतलब होता है चौंकाने वाला। अ फाउंडर ऑफ द ILO, जो फाउंडर है ILO का कौन है, इंडिया भी फाउंडर है ILO की। दैट विल नॉट साइन, जो साइन ही नहीं करेगी ILO की खुद की गारंटी को, इज नॉट अ कंट्री, वो वाली कंट्री नहीं होगी जिसको जो कि चौंकाएगी लोगों को, ठीक है। तो उसमें से कुछ कन्वेंशन उन्होंने फॉलो किए, कुछ कन्वेंशन को उनको नकार दिया इंडिया ने। इट हैज सेटल्ड अ पोस्टर, अब इसने क्या है कि एक पोस्टर, एक पोर्ट्रे किया है, एक चीज दिखाई है जिसमें क्या है, एंडोर्स द प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल को एंडोर्स करो, उन सिद्धांतों को, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, सिद्धांत, ठीक है। एंडोर्स मतलब क्या है, सपोर्ट करना, ठीक है। किसको सपोर्ट करना, मतलब प्रिंसिपल को आप सपोर्ट कर रहे हो बट विद होल्ड मतलब रिफ्यूज कर रहे हो इसके ऑब्लिगेशन को, मतलब इसको फॉलो करने, ऑब्लिगेशन यानी कि इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब आप ये तो आप सपोर्ट तो कर रहे हो इन प्रिंसिपल्स को, पर आप क्या कर रहे हो, ऑब्लिगेशन भी, मतलब आप विद होल्ड कर रहे हो, यानी कि आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो, किसको, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, पूरा मतलब ये होगा इसका कि इंडिया क्या है, इसका सपोर्टर भी है एक तरह से, इंडिया एक तरह से इसका फाउंडर भी है, पर अगर वो इसके कुछ कन्वेंशंस को, कुछ नियमों को अगर पालन नहीं करता, उनको फॉलो नहीं करता है, तो वो कोई वो चौंकाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिया एक ऐसा, मतलब इस तरह का इन्होंने एक ऐसे पिक्चराइजेशन किया है अपना, इनको फॉलो ना करके, कि जहां पे वो एक तरफ तो सपोर्ट करता है इसके प्रिंसिपल्स को भी, ठीक है, यानी कि कुछ कन्वेंशंस को आप लागू कर रहे हो, कुछ कन्वेंशंस को आप मान रहे हो, और कुछ कन्वेंशंस को आप विद होल्ड कर रहे हो, यानी कि आप रिफ्यूज कर रहे हो उसको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को, ठीक है, आप उसको आप उसको नहीं मान रहे हो, ठीक है। तो ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, ठीक है। द लॉजिक इज कंसिस्टेंट, लॉजिक क्या है, बरकरार है। इंडिया रेटिफाइज कन्वेंशन ओनली, इंडिया क्या करे, रेटिफाई करता है, रेटिफाई यानी कि इसको वो करता है, सपोर्ट करता है कन्वेंशन को, ओनली वंस नेशन लॉ इज इन फुल ऑफ कंफॉर्मिटी, ओनली वंस, सिर्फ एक बार, जबकि जो नेशन लॉ अपनी फुल कंफॉर्मिटी में आ जाएगा। कंफॉर्मिटी मतलब कि आप जो एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी जा रही हैं, जो कि आपसे माना जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो वो आप कर रहे हो, ठीक है, तभी इंडिया इस कन्वेंशन को क्या करता है, रेटिफाई करता है। देयर इज अ फेडरलिज्म आर्ग्यूमेंट टू, यहाँ पे फेडरलिज्म आर्ग्यूमेंट भी, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म जहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, तो उनके बीच का जो आर्ग्यूमेंट, तो फेडरल क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच का जो आर्ग्यूमेंट होगा उसको बोलेंगे फेडरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। टू, एज लेबर इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट, लेबर क्या है, कंकरेंट सब्जेक्ट है, अभी का सब्जेक्ट है, प्रेजेंट सब्जेक्ट है, बट एब्सटेंशन डजंट प्रोटेक्ट फेडरलिज्म, पर जो एब्सटेंशन है वो किसको प्रोटेक्ट नहीं करता, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है। द स्टेट्स आर ऑलरेडी मूविंग, क्योंकि फेडरलिज्म को क्यों नहीं, क्योंकि सेंट्रल ने कुछ कन्वेंशंस नहीं माने, पर स्टेट्स ने उनको मान लिया है, ठीक है, अपने तौर पे। अब बोल रहे हैं व्हाट एब्सटेंशन कॉस्ट, एब्सटेंशन इन्होंने जब लगाया, जो अवॉइड किया इन्होंने, उसका उनको क्या कॉस्ट भरनी पड़ेगी। व्हेन अ कंट्री रेटिफाइज, मतलब क्या कॉस्ट हो सकती है उसकी, जब भी कोई कंट्री रेटिफाई करता है ILO को कन्वेंशन को एंड राइट्स इट इनटू डोमेस्टिक लॉ, अपने डोमेस्टिक लॉ में अगर इसको लिखता है, और वर्कर कैन स्यू मतलब क्या होता है, कोर्ट केस करना, ठीक है, कोर्ट केस कर सकते हो आप, कहीं भी मुकदमा कर सकते हो आप, प्लेटफॉर्म फॉर रिड्रेस, इनको रिड्रेस करने के लिए, इसको रिफॉर्म करने के लिए कोई भी वर्कर क्या है, उसको कोर्ट केस कर सकता है, ऐसे प्लेटफॉर्म उसको मिल जाता है। एब्सटेंशन फोर क्लोजेस दैट फ्यूचर, एब्सटेंशन ने क्या किया, उसको फोर क्लोज कर दिया, ठीक है, मतलब कोई सारी संभावनाएं समाप्त कर दी, ठीक है, प्रिवेंट कर दिया। फोर क्लोज का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया, खत्म कर दिया सारी संभावनाओं को।
इट टेल्स एवरी, मतलब क्या है कि अगर जिन कंट्रीज ने सारे कन्वेंशंस माने, उन कंट्रीज वालों को तो वहां पे जो जो गिग वर्कर है, अगर उसको कोई चीज गलत लगती है तो वो क्या कर सकता है, आराम से कोर्ट केस कर सकता है उसको रिड्रेस करने के लिए, उस प्रॉब्लम को, ठीक है, उस प्रॉब्लम को फिर से आगे लाने के लिए, नेविगेट करने के लिए। पर एब्सटेंशन लेके हमारे इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने इन सारी संभावना को ही खत्म कर दिया फ्यूचर वाली। इट टेल्स एवरी एग्रीगेटर इन इंडिया, ये क्या बताता है कि जितने भी एग्रीगेटर है इंडिया में, दैट द क्लासिफिकेशन फिक्शन, ये जो क्लास वर्गीकरण का जो एक काल्पनिक जो वर्गीकरण है इससे, वो क्या है, सेफ है हेयर यहाँ पे, एंड दैट द एल्गोरिथम नीड नॉट एक्सप्लेन इटसेल्फ, और एल्गोरिथम को जरूरत नहीं है ये बताने की, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे थे कि सब चीजें बतानी चाहिए, ठीक है, एल्गोरिदम को बताना चाहिए, और यहाँ पे ह्यूमन को भी इंसान को भी, मतलब गिग वर्कर्स को भी इस लूप में आना चाहिए, इंसान मतलब हमें भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है असल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी संभावनाएं खत्म कर दी हैं एब्सटेंशन लेके। इट वाइडन्स द गैप, अब इसने वाइडन कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया इस गैप को, बिटवीन अ डिलीवरी वर्कर इन चाइना, एक डिलीवरी वर्कर जो कि चाइना में है, हु विल हैव राइट, जिसके पास अपने अधिकार होंगे, एंड वन इन चेन्नई, और उसके बीच में जो कि चेन्नई में है, हु विल नॉट, उसके पास नहीं होंगे। यानी कि चाइना, क्योंकि चाइना ने इन कन्वेंशंस को माना है, सारे कन्वेंशंस को माना है, पर इंडिया ने कुछ कन्वेंशंस माने हैं, कुछ नहीं माने हैं, तो यहां पे एक बड़ा गैप आ गया है, ठीक है। तो वहां पे डिलीवरी वर्कर के पास ज्यादा अधिकार है रादर देन इंडिया, ठीक है। द गवर्नमेंट हैड अ चॉइस बिटवीन द वर्कर एंड द प्लेटफॉर्म, अब गवर्नमेंट के पास एक चॉइस थी वर्कर के बीच में और प्लेटफॉर्म के बीच में, एंड इन वन ऑफ द मोस्ट पब्लिक फोरम्स ऑन अर्थ, और जो कि क्या है, क्या सबसे बड़ा क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पब्लिक फोरम्स ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पे सबसे बड़े पब्लिक फोरम्स हैं। इट चोज, इन्होंने क्या चूज किया, टू मेक नो चॉइस एट, इन्होंने कोई चॉइस ही नहीं चूज, इन्होंने कोई चूज ही नहीं किया, विच व्हेन वन पार्टी होल्ड्स द, जब जिसमें क्या है कि अगर कोई पार्टी आपको होल्ड करती है, एंड द अदर द हैंडल बार्स, जो दूसरी पार्टी है वो क्या करेगी, हैंडल बार्स को होल्ड करेगी, इज द सेम एज चूजिंग द, ये बिल्कुल वैसा है कि आप कौन सा ऐप चूज कर रहे हो अपना काम निकालने के लिए, ठीक है, अपना ऑर्डर देने के लिए। The World Bank estimates that 154 foreign people already earn through platforms worldwide. क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया, बताया है कि 154 से लेकर 435 मिलियन लोग जो अभी पहले से ही अर्न करें इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। 23.5 मिलियन ऑफ देम 23.5 मिलियन ऑफ देम विल बी इंडियन बाय 2030, इतने होंगे इंडियन, 23 में से लेके 5 मिलियन। दे डिलीवर्ड द मील, वो क्या, उन्होंने क्या किया, मील डिलीवर्ड किया। द लीस्ट देयर गवर्नमेंट ओड देम एज वाज अ शो ऑफ हैंड्स, जितना कम उनकी जो गवर्नमेंट उनको ओ करेगी, जितना कम गवर्नमेंट उनकी अपना शो करेगी उनको, देम वाज अ शो ऑफ हैंड्स, वो क्या होगा, सिर्फ एक शो ऑफ हैंड्स होगा। अब ये आप इसकी वोकैबुलरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपनी क्वेरीज जरूर डालिएगा। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम आप बहुत ज्यादा ग्रामर बताते हो, तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं ज्यादा ग्रामर पे ध्यान ना दूं, आपको कोर आइडिया बताऊं इसका। तो कोर आइडिया ये है कि कुछ कन्वेंशन, कुछ जो कानून है गिग वर्कर्स के लिए, उसको इंडिया ने अडॉप्ट किया है और कुछ को नहीं किया है, और इसमें फेडरलिज्म भी आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।